हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्या हमको एनसीईआरटी की कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए? यदि लगता है आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, आज इसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11th की विषय सूची के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, क्लास 11th की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की बुक है। अब एनसीईआरटी क्यों ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो सबसे पहले हम लोगों को कम से कम इस बुक्स को लेके इतना तो निश्चिंत ही रहते हैं कि इसमें गलती की संभावना तो कम से कम होगी और गलतियां ना के बराबर ही रहेंगी। और सारे बुक में जितने मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें से ज़्यादा बुकों में गलतियाँ, ज़्यादातर बुकों में तो गलतियाँ ज़रूर ही होती हैं। और उन गलतियों में इतनी ज़्यादा बुकों में गलतियाँ दी गई हैं कि गलतियों को हम सही मान लेते हैं और ख़ुद से ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर बैठते हैं। और जिस तरीके से ये गलतियाँ हुई रहती हैं, जब आयोग का आंसर की आता है तो हमको लगता है कि आयोग ने ही गलत आंसर की जारी कर दिया है और हम कन्फ्यूज़न की वजह से लगता है कि हमारा आंसर सही है और आयोग का गलत है। हाँ, यूपी के आयोग की तो बात अलग है। वो 4-6 सवाल कन्फ्यूजन में डाल ही देता जानबूझकर, ताकि कुछ दिन तक बच्चों से कोट खेला जाए। अब लेकिन ज़्यादा दिनों तक ऐसा होने वाला नहीं है। अब ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पुट अप किया जा रहा है। चाहे अभी केवीएस जो हाल ही में हुआ उसको देख लीजिए आप, या आने वाले DSSS भी एग्ज़ाम में भी ऐसा होगा, उसमें भी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पुट अप किए जाएंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की बुक को हम अपने चैनल पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी कुछ इधर उधर का फालतू का ना पढ़कर कुछ सीरियस एथेंटिक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल। अब बात करते हैं इसके विषय सूची के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 9 अध्याय दिए गए हैं। क्लास 11th की बुक में साइकोलॉजी के 9 अध्याय दिए गए, 9 चैप्टर, जिनको आप एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 में मनोविज्ञान क्या है, चैप्टर 2 में मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, चैप्टर 3 में मानव व्यवहार के आधार, चैप्टर 4 में मानव विकास, चैप्टर 5 में संवेदी, अवधानिक एवं प्रत्यक्षिक प्रक्रियाएँ, अध्याय 6 में जो है अधिगम, 7 में मानव स्मृति, 8 में चिंतन और 9 में अभिप्रेरणा एवं संवेद। जैसा कि जानते होंगे, साइकोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको बाइलिंगुअल ज़्यादातर प्रीफर करना होता है अपनी पढ़ाई को, क्योंकि कुछ ऐसे शुद्ध हिंदी के वर्ड आ जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। अब भले ही यूपी बोर्ड के छात्र हों, लेकिन आप हिंदी के ऐसे वर्ड देखेंगे जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया ये क्या है। इंग्लिश में ही वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, इसलिए हमको बाइलिंगुअल लेके चलना है। डिस्कस जो आगे हमारी वीडियो आएंगे वो थोड़ी बहुत बाइलिंगुअल ही रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए दिया है अवधानिक। अब अवधानिक मीन्स बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे कि अवधानिक क्या होता है, लेकिन अटेंशन में ध्यान देना है। ये सब थोड़ी बातें जो ऐसे लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए हमको बाइलिंगुअल लेके चलना है। हमारी वीडियो भी आगे बाइलिंगुअल में ही थोड़ी बहुत रहेंगी, इसलिए हम इंग्लिश के कंटेंट्स को देख लें। चैप्टर 1 में व्हाट इज़ साइकोलॉजी, चैप्टर 2 में मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, चैप्टर 3 में द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, चैप्टर 4 में ह्यूमन डेवलपमेंट, चैप्टर 5 में सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस, चैप्टर 6 में लर्निंग, चैप्टर 7 में ह्यूमन मेमोरी, चैप्टर 8 में थिंकिंग, चैप्टर 9 में मोटिवेशन एंड इमोशन। ये सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सभी चैप्टर्स को समराइज करके हम छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे और जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।